Hello dosto, how are you all? I am CA Chandan Singh and I welcome you all to my channel CA Chandan Singh. Okay friend, in last lecture we have covered chapter number 14 of CS Executive Strategic Management, and today we will continue that lecture and rest portion we will finish today itself. Okay friend, so now be focused, and before moving to the lecture, if you are new to my channel, then like, share and subscribe my channel so that you can get uh, this kind of informational video relating to the academic and professional regularly on the time. Okay friend, so लेट्स बिगिन और लेक्चर। देखिए फ्रेंड, मैं पहले आप लोगों को एक बार पिछला रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। आइए, कल हमने क्या क्या देखा था। देखिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, सब अपने आप सब आप लोगों को याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। वर्ड कर लिया था लास्ट में, ठीक है। आइए देखिए, देखिए सब लोग देखो, तो कल हमने दोस्तों देखा था सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था पर्ट एंड सीपीएम। तो देखो दोस्तों, पर्ट एंड सीपीएम क्या होता है। पर्ट एंड सीपीएम एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों में इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके थ्रू एक्चुअली में पता क्या लगता है, इसके थ्रू ये पता लगता है कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम से डिले हो रहा है, टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और अगर उसको कंप्लीट होना है तो उसमें टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन कितना लगने वाला है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क टेक्निक है जिसके अंदर हम नेटवर्किंग के थ्रू हम क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमने मेन पढ़ा था पर्ट एंड सीपीएम, इसके कुछ डिफरेंस हमने पढ़े थे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो दोस्तों पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस कहाँ पे लगता है, ये उस कंपनी में लगता है जिस कंपनी में एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है। तो यहां पे याद रखिएगा, दिस पोर्टफोलियो एनालिसिस विल नॉट सुटेबल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन विच आर डीलिंग इन जस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट और ब्रांड। तो दिस विल बी अप्लीकेबल ओनली टू दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो हेयर, तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम यहां पे क्या करते हैं, एक्चुअली में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को मेजर करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के थ्रू। और जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक बार पता लग जाता है तो फिर थ्रेट और अपॉर्चुनिटी भी आसानी से डिटरमाइन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आता है आपका बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स दोस्तों किस चीज पे फोकस करता है, ये मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के ऊपर फोकस करता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो मेनली जो फोकस करता है वो किस पे करता है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब बात होती है कि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, जो मैट्रिक्स का जो मेन डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन जो है बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, उसको लेकर के कितने सिचुएशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो यहां पे जो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनता था वो बनता था स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। तो यहां पे दोस्तों जो कैश काउ जो है, कैश काउ जो होता है, कैश काउ में क्या होता है, मार्केट शेयर हाई होती है लेकिन बिजनेस ग्रोथ लो होता है। अब सोचो, अगर बिजनेस का ग्रोथ अगर लो है तो इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू make investment in the project, there is no requirement to make investment in the project, because even if you not make any investment due to your market share, your revenue will automatically be increased, आपका जो रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जबकि अगर स्टार की हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट शेयर भी हाई होता है और आपका बिजनेस ग्रोथ भी हाई होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसी को पिक में
मेंटेन करने के लिए हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। दूसरे और दोस्तों अगर हम क्वेश्चन मार्क की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क में दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, जो आपका मार्केट शेयर होता है वो लॉस होता है, लो होता है, और जो आपका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ वो क्या होता है, वो हाई होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के सिचुएशन में एक्चुअली में क्या आएगा, मार्केट आपका बिल्कुल देखो ग्रोथ के चांसेस तो हाई हैं, लेकिन यहाँ पे मेन क्या होगा ना कि मार्केट का जो शेयर है वो अननोन है। ये भी पॉसिबल है कि आपके प्रोडक्ट के तरफ कस्टमर मोर अट्रैक्ट हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपके प्रोडक्ट के तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो ही ना। तो इस प्रॉब्लम को डील करता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से एक्चुअली हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कैश काउ की तरफ जाने की। अब बात करते हैं डॉग की। तो डॉग में दोस्तों आपका बिजनेस ग्रोथ भी लो होता है और आपका मार्केट शेयर भी लो होता है। तो ये वो सिचुएशन है जो कंपनी के लिए बिल्कुल ही अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कंपनी राइट डिसीजन मेकिंग करती है तो राइट डिसीजन मेकिंग करके सबसे पहले तो हम क्वेश्चन मार्क की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन मार्क में मूव करने के बाद हम कैश काउ या स्टार भी हम बन सकते हैं। जबकि क्वेश्चन मार्क का वो सिचुएशन है जहां पे अगर आपने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग किया तो आप सीधे डॉग पे फॉल करोगे, आप सीधे कहां गिरोगे, डॉग के ऊपर गिरोगे। तो ये है हमारा दोस्तों बीसीजी मैट्रिक्स। होप सो आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। चलिए अब ये बीसीजी से रिलेटेड कुछ स्टेप्स थे जो क्रिटिसिज्म थे, ये आप लोग अपने एंड पे पढ़ो, ठीक है। मैं मेजर मेजर फैक्टर रिवाइज करता हूँ क्योंकि आगे भी तो हमें कंप्लीट करना है ना। देखो अब बात करते हैं हम लोग अनसब ग्रोथ मैट्रिक्स की। तो अनसब ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट की बातें की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे सेल करो और कस्टमर को बाहर रखो। देन कम्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो अपना करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसको डेवलप करना होता है, या तो उसको मॉडिफाई करो या उसकी जगह पे एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाओ, ठीक है। अगर मार्केट डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहां पे हम जो जो एक तो ये होता है कि करंट जिस मार्केट में हम लोग डील कर रहे हैं, अब उस मार्केट के अलावा कोई नया मार्केट आप लोग सर्च करो, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ड्यूरिंग आवर previous study certain market has been excluded, but we have to now looking towards the new market segment, so therefore our focus should be towards new market share. So here you will focus towards the new market share. Next case is diversification. Diversification, so what do you mean by the diversification? So in the diversification, what will we do in this? So we will diversify our product, diversify our market, and through the diversification we can reduce our risk and we can develop new resource and capabilities so that organization goal can be achieved effectively. Okay, so this will the case of unsub matrix. ये कोई डेवलपमेंट था, या आप लोग अपने एंड पे पढ़ लो। अब देखते हैं, देखो अब यहां से नया आता है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो सबसे पहले इंडस्ट्री मार्केट और लाइफ साइकिल स्टेज, इंडस्ट्री मार्केट और लाइफ साइकिल स्टेज। तो देखो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला अगर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की आप लोग बात करोगे तो इसके अंदर होता है एक तो इंट्रोडक्टरी फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, देन कम्स ग्रोथ, देन कम्स मैच्योरिटी, एंड देन कम्स द डिक्लाइनिंग फेज। तो हेयर फर्स्ट यू आर सीइंग ऑन दिस डिस्प्ले एम्ब्रियोनिक। तो एम्ब्रियोनिक में आप लोग क्या डील करते हो, तो ये आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है, और यहाँ पे क्या होगा, जो मार्केट ग्रोथ होगा वो काफी रैपिड होगा, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, प्राइजेस आप लोग हाई रखोगे और इन्वेस्टमेंट की जाएगी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेज।
ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में, मार्केट ग्रोथ जो होगा वो हाई होगा, कंपटीशन का कोई चांस होगा नहीं, प्राइजेस यहाँ पे हाई होंगी, इन्वेस्टमेंट आप करोगे न्यू टेक्नोलॉजी में। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इन दिस स्टेज मार्केट इज स्ट्रेंथनिंग एज दी सेल्स इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपका सेल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्ट का जो मार्केट होगा वो मजबूत होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि ग्रोथ स्टेज के अंदर आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा, लेकिन अब जब लोग जो बाकी के जो कंपटीटर होंगे वो जब ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में पिक पकड़ रहा है तो यहाँ पे न्यू कंपटीटर भी इमर्ज होंगे। तो फ्यू कंपटीटर मेक एन अपीयरेंस एंड कंपनी अचीव एक्सीलेंस इन ब्रिंगिंग अप अ न्यू प्रोडक्ट। और कंपनी क्या ला पाती है, वो नए प्रोडक्ट को ला पाने में एक्सीलेंस अचीव कर लेती है। नाउ कम्स दी मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कंप्लीट तरीके से स्टेबल हो चुका होता है, जितना भी क्रीम आपको मार्केट से निकालना होगा वो आप निकाल चुके होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट आपका स्टेबल हो जाता है, आपका जो कस्टमर का बेस होता है वो वेल स्टेब्लिश होता है, और मार्केट शेयर जो होता है वो भी आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। नाउ कम्स दी एजिंग। एजिंग, तो मैच्योरिटी फेज के बाद it is certain that the your product now appear to be decline in the market। देखो एजिंग, the last stage of market in which market volume shrink as the age। क्यों, because demand decline। यहाँ पे डिमांड डिक्लाइन होगी, आपकी जो मार्केट शेयर होगा, मार्केट शेयर भी आपका क्या होगा, डाउन होगा। तो फ्रॉम द कंपटीटर बिकम डिफिकल्ट। तो कंपटीटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो यहाँ पे काफी डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कंपटीटर आएंगे तो डिफिकल्टी होगी, तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना होगा, इनोवेटिंग करना होगा, मॉडिफाइंग करना होगा प्रोडक्ट को, या फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की, एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैच ग्रोथ लेवल पे भी आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हो, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा हाई होता है। मैच्योरिटी लेवल पे अगर आप ना भी करो इन्वेस्टमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका वेल एस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो असेसमेंट ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल आर बेस्ड ऑन द फैक्ट लाइक बिजनेस मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो। तो आपका जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है वो किस फैक्ट पे डिपेंड है, बिजनेस मार्केट शेयर पे, इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड कैश फ्लो पे। गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपिटिटिव पोजीशन। कंपिटिटिव पोजीशन कैसे पता लगेगा कंपिटिटिव पोजीशन है, तो देखो, देखिए ध्यान से, कंपिटिटिव पोजीशन इज derived फ्रॉम द डिफरेंट सेगमेंट इन विच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑपरेट। ये जो कंपिटिटिव पोजीशन है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके उन सेगमेंट से जहां से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपका ऑपरेट करता है। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम किसको बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम हर उस प्रोडक्ट को बोलेंगे जहां जो कि हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इट इज मोर फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कंपिटिटिव पोजीशन। तो ये ज्यादा फोकस कहां पे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के कंपिटिटिव पोजीशन पे, विच इन्वॉल्व द स्ट्रोंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, स्ट्रोंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट होगा, एंड द डिस्पर्स्ड जियोग्राफिकल फैक्टर मीन्स दैट it work in the area of product and place। तो competitive position comprises of 5 category that are, आपके competitive position में टोटल 5 कैटेगरी होती है। नंबर 1 डोमिनेंट नेचर। तो देखो डोमिनेंट में क्या होता है, तो दिस इज रेयर फिनोमिनन, ये काफी रेयर फिनोमिनन है, एज इट इज नियर मोनोपोली सिचुएशन। तो देखो डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो मार्केट में, तो ये मोनोपोली का सिचुएशन होता है। अपीयर इन रिजल्ट ऑफ इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट से निकल के आता है।
टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। नाउ कम्स द स्ट्रॉन्ग। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट शेयर इज हायर, आपका जो मार्केट शेयर होगा वो हायर होगा। एज अ पोजीशन ऑफ द कंपनी इज कंपेरेबली पावरफुल ऑल्दो द कंपटीटर आर वर्किंग अग्रेसिवली। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आपका मार्केट शेयर क्या होगा, हायर होगा। पोजीशन ऑफ द कंपनी, आपके कंपटीटर भले ही अग्रेसिवली वर्क भी क्यों ना कर रहे हो, इसके बावजूद भी आपका जो पोजीशन होगा उसका मार्केट शेयर काफी हाई होगा। फेवरेबल, फेवरेबल कंपनी हैज एन स्ट्रॉन्ग एज इन सर्टेन लिमिटेड सेगमेंट ऑफ इट्स कंपिटिटिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे फेवरेबल का मतलब क्या है कि कुछ आपके जो सर्टेन लिमिटेड सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट होगा वहां पे कंपनी के कंपिटिटिव स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्ग एज होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन एट दिस स्टेज एंड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज होता है प्रोडक्ट का एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसको हम कंसिडर करते हैं और इसको कॉन्स्टेंटली हमें प्रोटेक्ट भी करना होता है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आगे देखो टेनेबल, टेनेबल का मतलब क्या, देखो द कंपनी कीप स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन स्मॉल निश, निश निश क्या होता है, निश का मतलब वो जिस प्रोडक्ट के अंदर आप मेनली डील करते हो, जो आपका कोर कंपिटेंसी एरिया है। तो कंपनी कीप स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन स्मॉल निश specific geographical location or very focused product difference. Okay, the force of competitor is strengthen and causes difficulty for the company। तो यहाँ पे जो कंपिटिटर का जो स्ट्रेंथ होगा वो आपके कंपनी के लिए डिफिकल्टी ला सकता है। नाउ कम दी वीक। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेकिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी अनट्रैक्टिव। तो देखो जो प्रॉफिटेबिलिटी जब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो ये आपके कंपनी के पोजीशन को अनअट्रैक्टिव बना देगा, ठीक है। जब प्रॉफिटेबिलिटी आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो ये आपके कंपनी के पोजीशन को अनअट्रैक्टिव बना देगा। ठीक है, द मार्केट शेयर इज डिक्लाइन थ्रू दे हैव अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर पोजीशन इन द मार्केट एंड बिकमिंग फेवरेबल। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो भी आपका मार्केट शेयर होगा वो डिक्लाइन करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा जिससे कि आप लोग आपका सिचुएशन फेवरेबल बन जाएगा और मार्केट में आपका शेयर एनहेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी किससे रिलेटेड, कंपनी के पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, कंपनी के पोजीशन से रिलेटेड डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। नाउ कम्स हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे ना आपके एडीएल मैट्रिक्स ही चल रहे हैं, ध्यान रखना एडीएल ही चल रहा है अभी। हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स, तो एडीएल मैट्रिक्स को कैसे आप लोग यूज करोगे, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स। देखो पहला आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री मैच्योरिटी कैटेगरी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इंडस्ट्री के मैच्योरिटी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करोगे। फिर क्या करोगे आप लोग, डिटरमाइन करोगे कंपिटिटिव पोजीशन। आप लोग कंपिटिटिव पोजीशन को डिटरमाइन करोगे। देन आप लोग क्या करोगे, प्लॉट द पोजीशन इन ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इंडस्ट्री के मैच्योरिटी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो, कंपिटिटिव पोजीशन को डिटरमाइन करो और लास्ट में जो भी आपका पोजीशन है मैट्रिक्स का उसको प्लॉट करो, मतलब उसको अडोप्ट कर लो। ठीक है, देखिए जी मैकेंसी मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैकेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एक मिनट ओके फ्रेंड, लेट्स सी।
तो देखिए, जी मैकेंसी मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। देखो, जी मैकेंसी मैट्रिक्स इज ए स्ट्रेटेजी टूल फॉर मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन used in the brand marketing and प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो जी मैकेंसी का जो मैट्रिक्स है वो एक स्ट्रेटेजी टूल है मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए, यूज इन ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो मल्टी बिजनेस में डील करते हैं। तो डेट असिस्ट अ कंपनी टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट टू बी एडेड टू इट्स पोर्टफोलियो। तो यही कंपनी को, जो मैकेंजी का जो मैट्रिक्स है, ये कंपनी को असिस्ट करेगा कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करना है, एंड अपॉर्चुनिटी टू बी प्रायोरिटाइज्ड इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी आपको प्रायोरिटाइज करना होगा जहां पे मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो इट इज ए फ्रेमवर्क दैट इवेल्युएट बिजनेस, इट इज फ्रेमवर्क दैट इवेल्युएट बिजनेस पोर्टफोलियो, प्रोवाइड फर्दर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन एंड हेल्प टू प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर ईच बिजनेस यूनिट। तो ये पोर्टफोलियो है जो कि क्या करता है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन को प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो भी बिजनेस यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट नीडेड है उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो दो इट इज कॉन्सेप्चुअल सिमिलर टू बीसीजी एनालिसिस। अब हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल तो है लेकिन ये भी बीसीजी एनालिसिस के जैसा ही है, बट समवॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दी बीसीजी मैट्रिक्स। लेकिन ये बीसीजी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सा मैट्रिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप बताओगे जी मैकेंजी। तो दिस इज सो बिकॉज इन बीसीजी एनालिसिस ए टू डायमेंशनल बीसीजी ए टू डायमेंशनल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इज क्रिएटेड। तो बीसीजी में क्या होता है, टू डायमेंशनल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स क्रिएट की जाती है, जबकि जी मॉडल में मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशन क्रिएट की जाती है। तो देखो, वन डायमेंशन कंप्राइजेस इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस मेजर। तो इसके अंदर जो एक डायमेंशन होता है वो इंडस्ट्री के एट्रैक्टिवनेस को मेजर करता है, जबकि जो अदर होता है वो इंटरनल बिजनेस स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो जी मैट्रिक्स हेल्प स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट टू इवेल्युएट इट ओवरऑल स्ट्रेंथ। ओके, चलिए, नाउ कम्स अंडरस्टैंडिंग द टूल। अंडरस्टैंडिंग द टूल, तो देखो, इन द प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी हैज ए बियरिंग ऑन द डिसीजन। ओके, ये क्या चीज है, देखो, अगर प्रैक्टिकली की बात करोगे तो अगर रिसोर्स का स्कार्सिटी होगा तो उसका बियरिंग किस पे होगा, आपके डिसीजन में होगा, ठीक है। अमंग सच लिमिटेड रिसोर्स as there are plenty of avenue to use such resource for many opportunity available। तो इस लिमिटेड रिसोर्स में से बहुत से हमारे पास तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी को देखते हुए इन रिसोर्सेस को हम लोग यूज करते हैं। द क्रूशियल क्वेश्चन रिमेन हाउ टू यूज देयर कैश बेस्ड। तो यहाँ पे जो क्रूशियल क्वेश्चन जो रिमेन होता है वो क्या क्रूशियल क्वेश्चन होता है, क्रूशियल क्वेश्चन दोस्तों ये होता है कि किस तरीके से अपने कैश को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो सच अ टसल टेक प्लेस एट एवरी लेवल इन द कंपनी। तो इस टाइप का जो टसल होता है वो कंपनी के हर एक लेवल पे अगर करता है, दैट इज बिटवीन टीम्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिवीजन और बिजनेस यूनिट, डिवीजन और बिजनेस यूनिट, ठीक है। आगे देखिए, दिस डिसीजन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिकम इवन मोर क्रूशियल फॉर डाइवर्सिफाइड बिजनेस। तो दिस डिसीजन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिकम इवन मोर क्रूशियल फॉर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस। तो ठीक है, तो ये जो डिसीजन होता है रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड बिकम इवन मोर क्रूशियल
काफी क्रूशियल बन जाता है फॉर ए डाइवर्सिफाइड बिजनेस विच आर supposed to manage which are supposed to manage complex business portfolio involving as much as 50 to 100 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिसीजन होता है रिसोर्स लोकेशन का वो क्यों क्रूशियल होता है डाइवर्सिफाइड बिजनेस में विच आर सपोज टू मैनेज कॉम्प्लेक्स बिजनेस पोर्टफोलियो जहाँ पे आपकी कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं 50 to 100 प्रोडक्ट इन सर्विसेज साइमल्टेनियसली जहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके इन्वॉल्व करते हैं। द प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट आर डाइवर्स इन कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड द BCG मैट्रिक्स इन इट्स इम्प्रूव्ड वर्जन जी मैकेंजी मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने BCG मैट्रिक्स और जी मैकेंजी के प्रोडक्ट को हमने सामने लेकर के आए। तो ठीक है ना, तो ये BCG और मैट्रिक्स अब आया समझ में आप लोगों को, उन्हीं जगह पे लगेगा जहां पे मल्टी प्रोडक्ट हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए नहीं होता ये। तो देखो 9 बॉक्स मैट्रिक्स प्लॉट्स द बिजनेस यूनिट ऑन 9 सेल। तो यहाँ पे ना जो टोटल जो 9 बॉक्स मैट्रिक्स दिया गया था तो बिजनेस को क्या करता है 9 सेल्स में डालता है। दैट इंडिकेट वेदर द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन ए प्रोडक्ट या हार्वेस्ट या डाइवेस्ट। तो यही बताएगा कि कहाँ पे कंपनी को प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर डाइवेस्ट करना है। और फर्दर रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट एंड इन्वेस्ट इन इट इफ देयर इज स्टिल सम रिसोर्स लेफ्ट। या फिर फर्दर रिसर्च करेंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे यदि हमारे पास कुछ बैलेंस रिसोर्स बचा होगा तब। तो बोथ दिस टूल्स हैव सर्व द पर्पज बाय comparing the business unit and dividing them in suitable group as per their growth as per their। देखो ये जी मैकेंजी का आता है आपका, अब इसमें हम लोग एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा या लो होगा। बिजनेस यूनिट की बात करेंगे तो ये भी होगा हाई, मीडियम, लो। तो देखो इंडस्ट्री में हाई होगा तो अगर तो इन्वेस्ट करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, देख रहे हो ना, ये भी हाई और ये भी हाई तो इन्वेस्ट करेगा। अब इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस अगर मीडियम होगा और ये हाई करेगा तो भी इंडस्ट्री आपकी क्या करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस अगर आपका लो रहेगा और बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ अगर हाई रहेगा तो यहाँ पे होल्ड करोगे आप लोग कुछ दिन, मतलब वेट करोगे, है ना। अब देखो इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस अगर आपका हाई है लेकिन बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ आपका मीडियम है तो इन्वेस्ट या ग्रोथ करोगे। अगर बिजनेस यूनिट भी मीडियम है और इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस भी आपका क्या है, मीडियम है, तो आप लोग होल्ड करो। लेकिन अगर इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस आपका लो है लेकिन बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ आपका अगर मीडियम है दोस्तों, तो याद रखिएगा इट्स बेटर टू डाइवेस्ट द प्रोडक्ट। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी हम मैट्रिक्स को देख रहे हैं। अब यहां देखिए इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस हाई, बिजनेस लो, क्या करोगे, होल्ड करो, वेट करो। ये मीडियम है और ये लो है तो क्या बेटर होगा, डाइवेस्ट कर दो। दोनों ही लो हैं तो प्रोडक्ट को हटा दो प्रोडक्ट को, इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आता आपका इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, तो देखिए ध्यान से, इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस इंडिकेट हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर कंपनी टू compete इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। तो इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि कंपनी के लिए कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा मार्केट में कंपीट करना और साथ ही साथ प्रॉफिट को भी अर्न करना। तो देखो द मोर प्रॉफिटेबल देखिए द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज मोर एट्रैक्टिव इट बिकम्स। तो जितना प्रोडक्ट आपका मोर प्रॉफिटेबल होगा, इंडस्ट्री अगर मोर प्रॉफिटेबल होगा
ये आपके लिए मोर अट्रैक्टिव भी बनेगा। तो व्हेन इवेलुएटिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या करेगा, इन अ लिस्ट शुड लुक हाउ एन इंडस्ट्री विल चेंज इन द लॉन्ग रन रेदर देन इन नियर फ्यूचर। तो इन अ लिस्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के थ्रू ये चेक करेगा कि किस तरीके से लॉन्ग रन में आपकी इंडस्ट्री चेंज होगी नियर फ्यूचर के कंपैरिजन में। तो बिकॉज द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्ट यूजुअली रिक्वायर्ड लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम प्रोडक्ट में करते हैं ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट ढूंढता है। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्री अट्रैक्ट क्यों कमिटमेंट होगा ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि अब तुरंत ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे और सोचोगे कि तुरंत ही वो प्रॉफिटेबल भी बन जाए, कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा। इसलिए तो देखो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर दैट कलेक्टिवली डिटरमाइन दी कंपटीशन लेवल इन इट। कंपटीशन लेवल को बताएगा। तो देयर नो डिफिनेट लिस्ट ऑफ फैक्टर शुड बी इंक्लूडेड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बट द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन। तो ये आपके कुछ कॉमन है जो दिखाएंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है या नहीं है, या कंपटीशन को भी दिखाएंगे। देखो सबसे पहला लॉन्ग रन ग्रोथ, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ साइज, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज, चेंजेस इन डिमांड, ट्रेंड ऑफ प्राइजेस, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर, सीजनैलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये कुछ आपके कॉमन फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को। ठीक है, अब देखो एक हमने पढ़ लिया उसका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट। तो देखो दोस्तों अलोंग द देखो अलोंग द एक्स एक्सिस पे मैट्रिक मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग इन टर्म कंपटीशन ए पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट इज अगेंस्ट इट्स राइवल। आपका जो पर्टिकुलर जो बिजनेस यूनिट है वो कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वो कैसे बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, इन अदर वर्ड मैनेजर ट्राई टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस यूनिट हैज सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजर को ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि बिजनेस यूनिट सस्टेनेबल है या नहीं है, और एटलीस्ट टेम्पररी कंपिटिटिव एडवांटेज और नोट, और ये टेम्पररी कंपिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है। तो देखो इफ द कंपनी हैज अ सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर कंपनी का सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है फॉर हाउ लॉन्ग इट विल बी सस्टेन्ड। तो ये फिर कितने देर तक सस्टेन करेगा। ठीक है ना, तो कंपनी अगर सस्टेनेबल है देखिए तो कंपनी अगर कंपनी आपकी सस्टेनेबल है, और तो इसमें क्या देखना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने देर तक कंपनी अपने इस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। तो देखिए फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन दी कंपिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस यूनिट। तो ये फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस यूनिट के कंपिटिटिव स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो देखो टोटल मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल, ठीक है, ब्रांड स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कस्टमर की लॉयलिटी, PRIO क्या है, वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्री क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ ए वैल्यू चेन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड
प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आइए यूजिंग द टूल। अब टूल्स को हमें यूज करके पता लगाना है। देखिए कुछ स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेपों को हमें देखते चलना। देखो, तो देयर आर नो एस्टेब्लिश प्रोसेस और मॉडल as measure can use when performing the analysis. Therefore, we design following step to facilitate the process. तो देखो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस ऑफ द ईच बिजनेस यूनिट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके बिजनेस यूनिट हैं, जितने भी आपके दोस्तों बिजनेस यूनिट हैं, उन हर एक बिजनेस यूनिट का, उन हर एक बिजनेस यूनिट का आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग उसके इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करोगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू डिटरमाइन द इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस? तो यू विल डिटरमाइन द एट्रैक्टिवनेस इन दिस मैनर। देखो, हाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? फैक्टर का लिस्ट बना लोगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई विच फैक्टर टू इंक्लूड व्हेन मेजरिंग इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस। तो पहले आप ये बना लो कि जब इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस को जब मेजर करोगे तो किन किन फैक्टरों को इसके अंदर इंक्लूड करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है, दूसरे नंबर पे आता है असाइन वेट। अब जब एक बार आपने फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया तो वेट भी असाइन कर दो। तो देखो, वेट इंडिकेट हाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ए नंबर फ्रॉम 0.01 यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट टू 1 वेरी इंपॉर्टेंट शुड बी असाइन टू ईच फैक्टर। हर एक फैक्टर को हम असाइन कर देते हैं। फिर हम करते हैं रेट द फैक्टर। ये जो फैक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं? रेट करते हैं। तो देखो, द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रेट ईच फैक्टर फॉर ईच ऑफ योर प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट। हर एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो चूज द वैल्यू बिटवीन 1 से 5 या 1 से 10 वेयर 1 इंडिकेट लो इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस एंड 5 और 10 इंडिकेट हाई एट्रैक्टिवनेस। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जब एक बार रेट भी कर दिया तो फिर आप करोगे कैलकुलेट द टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर इज सम ऑफ ऑल वेटेड स्कोर फॉर ईच बिजनेस यूनिट। तो हर एक बिजनेस यूनिट का जो भी वेट होगा उसके सम को हम बोलेंगे टोटल स्कोर। तो वेटेड स्कोर आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग वेट एंड रेटिंग। तो यहाँ पे जो वेट है ना, वेट और रेटिंग, इस वेट और रेटिंग को मल्टीप्लाई करके हर एक बिजनेस यूनिट का हम लोग क्या निकाल लेंगे? वेटेड स्कोर निकाल लेंगे। तो टोटल स्कोर अलाउ कंपेयरिंग इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, और इसी टोटल स्कोर के बेसिस पे इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अगला है आपका, देखो स्टेप 2 इज द सेम एज स्टेप 1 ओनली दिस टाइम इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस यूनिट इज इवेल्युएटेड। बात सही है ना? क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अब देखो, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस के लिए ये 4 बातें हम देखते थे, तो वही सेम चीज हम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का होगा? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का। क्या होगा दोस्तों? इसको मैं और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। हेयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी इज डिटरमाइंड। ओके, ये हम डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। याद रहेगा आप लोगों को, या आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही चीज, मेक ए लिस्ट ऑफ फैक्टर। तो चूज द कंपटीटिव स्ट्रेंथ फैक्टर फ्रॉम आर लिस्ट और ऐड योर ओन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपना कंपटीटिव स्ट्रेंथ फैक्टर अपने लिस्ट में से या फिर अपने फैक्टर और लिस्ट या फिर ऐड करो खुद से, को डिटरमाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वेट देंगे। और वेट आप कैसे दोगे, 0.01 से 1 तक में। और सम ऑफ ऑल वेट क्या होगा, वो 1 होगा। फिर क्या करोगे, फैक्टर को रेट करोगे 1 से 5, 1 से 10 में। तो 1 से 5 वाला जो केस होगा, 1 जो होगा वो होगा वीक स्ट्रेंथ, जबकि 5, 10 क्या होगा, पावरफुल स्ट्रेंथ। और फिर पहले वाले की तरह कैलकुलेट करो टोटल स्कोर, कैसे, रेट और वेट को मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे आप लोग क्या करने वाले हो बता दो, यहां पे क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई वेट विद वेट। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, रेट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद प्लॉट करेंगे हम बिजनेस यूनिट को मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस यूनिट को हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखो, विद ऑल द इवेल्युएशन इन स्कोर इन प्लेस वी कैन प्लॉट द बिजनेस यूनिट ऑन मैट्रिक्स। अब हम बिजनेस यूनिट को क्या करेंगे, मैट्रिक्स के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो ईच बिजनेस यूनिट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल। तो हर बिजनेस यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के तौर पे। तो स्टडी ऑफ सर्कल शुड कोरिस्पोंड टू प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू जनरेटेड बाय बिजनेस यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा, साइज ऑफ जो सर्कल होगा वो आपके बिजनेस रेवेन्यू से कोरिस्पोंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिजनेस यूनिट 1 जनरेट 20% रेवेन्यू एंड बिजनेस यूनिट 2 जनरेट 40% रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो आप बताओ, द साइज ऑफ सर्कल फॉर बिजनेस यूनिट 1 विल बी हाफ द साइज ऑफ सर्कल फॉर बिजनेस यूनिट 2। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हम लोग करेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बता दो, बता दो दोस्तों, लाइज करेंगे फॉर्मेशन को। ओके, तो सबसे पहले इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस को टोटल स्कोर के बेसिस पे, फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को टोटल स्कोर के बेसिस पे, उसके बाद इसको मैट्रिक्स में हम लोग प्लॉट करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, मैकेंजी मैट्रिक्स इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन। ये देखिए, यह आपका है इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस, ये है आपका, ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट, ये आपका जी मैकेंजी मैट्रिक्स इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन। देखो इसमें क्या कहता है, लो मीडियम हाई, हाई मीडियम लो। तो ये क्या बोलता है, अगर ये हाई होगा, ये हाई हुआ और ये भी हाई हुआ, देखो यहाँ पे, तो इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। ये अगर मीडियम हुआ और ये हाई हुआ तो भी आप क्या करोगे, इन्वेस्ट ग्रो करोगे। इंडस्ट्री अगर आपका लो हुआ और ये अगर हाई हुआ तो बेटा इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस ही लो है, तो भले ही आप कितने भी स्ट्रोंग रहो मार्केट में तो बिकेगा नहीं आपको। तो सिलेक्टिविटी अर्निंग, तो यहाँ पे सी दूसरे सोर्स की तलाश मारो। ठीक है, आई बात समझ में, जो ऊपर मैंने समझाया था ना, ये वही चीज है। फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो, अगर मान के चलो ये आपका मीडियम, ये वाला क्या हुआ, देखो ये मीडियम हुआ, ये हाई हुआ, तो भी क्या करोगे, इन्वेस्ट या ग्रो करोगे। जबकि अगर ये आपका हाई हुआ और ये आपका लो हुआ तो फिर दूसरी की तरफ तलाशना शुरू करो। फिर ये देखो, ये मीडियम हुआ, ये मीडियम हुआ और ये लो हुआ, तो क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को तो डाइवर्स्ट करो या फिर इसको हटा दो बाहर, दूसरे तरीके से इसको मॉडिफाई करो। या फिर
इस केस में क्या होगा, अगर ये लो हुआ और ये हाई हुआ तो तलाशो दूसरा, अगर ये मीडियम हुआ और ये लो हुआ तो डाइवर्स्ट या हार्वेस्ट करो, और दोनों के दोनों ही अगर लो हुए तो डाइवर्स्ट या हार्वेस्ट तो आपको करना ही है, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक एक चीज को बताया गया है, वो हम देखते हैं। देखिए, तो देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन यू शुड फॉलो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच बॉक्सेस योर बिजनेस यूनिट हैव बीन प्लॉटेड। तो वो डिपेंड करेगा आपका जो बिजनेस यूनिट है वो कौन से बॉक्स में आता है। तो देयर आर 3 ग्रुप ऑफ बॉक्सेस, इन्वेस्टमेंट, ग्रो, सेलेक्टिविटी, अर्निंग। एक मिनट यार, ये सेलेक्टिविटी, अर्निंग and harvest the waste box, and each group of box indicate what you should do with your investment। तो हर एक बॉक्स दोस्तों आपको ये इंडिकेट करेगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट बनाना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्ट या ग्रो बॉक्स। तो देखो, अब इन्वेस्ट ग्रो बॉक्स क्या है, तो कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस that fall into this box as they promise highest return in the future। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में हाईएस्ट रिटर्न आएगा। तो बस सिलेक्टिविटी या अर्निंग बॉक्स, तो देखो क्या कहता है, यू शुड इन्वेस्ट इनटू दिस व्यू ओनली इफ यू हैव मनी लेफ्ट ओवर द इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट या ग्रो बिजनेस यूनिट ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोग तभी इन्वेस्ट करोगे जब आपके पास कुछ पैसा बचा होगा। And if you believe that BU will generate cash in the future, और आपको ये पता लगना पक्का, आपको बिलीव होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस यूनिट है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। हार्वेस्ट या डाइवेस्ट बॉक्स तो क्या होता है, तो बिजनेस यूनिट डेट आर ऑपरेटिंग इन एंड अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती हैं, तो डोंट हैव सस्टेनेबल कंपीटिटिव एडवांटेज और आर इनकैपेबल ऑफ अचीविंग इट एंड आर परफॉर्मिंग रिलेटिवली पुअरली फॉल इनटू हार्वेस्ट। तो ये लोग क्या होते हैं, ये हार्वेस्ट के अंदर गिर जाते हैं। तो व्हाट शुड कंपनी डू, व्हाट शुड कंपनी डू, तो यहां पे कंपनी क्या करेगी विद दिस बिजनेस यूनिट। तो इस बिजनेस यूनिट के लिए कंपनी फिर क्या करेगी हार्वेस्ट डाइवर्स्ट में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला, इफ द बिजनेस यूनिट जनरेट सरप्लस कैश, अगर बिजनेस यूनिट सरप्लस कैश जनरेट करती है तो कंपनी शुड ट्रीट देम द सेम एज बिजनेस यूनिट डेट फॉल इनटू कैश काउ इन बीसीजी मैट्रिक्स। तो जैसे कैश काउ बीसीजी मैट्रिक्स में मानते थे ना, तो वैसे ही इसको भी ट्रीट करना है। और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा, द बिजनेस यूनिट डेट ओनली मेक लॉसेस शुड बी डाइवेस्टेड, जो केवल लॉस करते हैं ना उसको हटा दो। तो इफ डेट इम्पॉसिबल एंड देयर इज नो वे टू टर्न द लॉस इनटू प्रॉफिट, अगर कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओगे, द कंपनी शुड लिक्विडेट द बिजनेस यूनिट। तो इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, बिजनेस यूनिट को लिक्विडेट कर देना चाहिए। ठीक है, एंड स्टेप 5 ऑफ जी मैकेंजी, आइडेंटिफाई दी फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईच बिजनेस यूनिट। और अब हम क्या देखेंगे, फ्यूचर डायरेक्शन देखेंगे ईच बिजनेस यूनिट का जी मैकेंजी के द्वारा। आ रहा समझ में ना, चलिए देखो, द जी मैकेंजी मैट्रिक्स ओनली प्रोवाइड दी करंट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री। तो जी मैकेंजी क्या होता है, वो करंट पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करता है। अट्रैक्टिवनेस एंड competitive strength of a business unit and does not consider how they may change in the future। और वो ये कंसिडर नहीं करता कि किस तरीके से ये फ्यूचर में चेंज करेगा। तो देखो, फर्दर एनालिसिस में रिवील दैट इन्वेस्टमेंट इनटू सम ऑफ द बिजनेस यूनिट कैन कंसिडरेबली इंप्रूव देयर कंपीटिटिव पोजीशन और दैट द इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मेजर ग्रोथ इन दी फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो ये एनालिसिस रिवील करेगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू सम बिजनेस यूनिट कैन कंसिडरेबली इंप्रूव देयर कंपीटिटिव पोजीशन और दैट द इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मेजर ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो दिस अफेक्ट द डिसीजन
we make about our investment into one or another business unit. ठीक है दोस्तों, तो this affect the decision we make about our investment into one or another business unit. Next, prioritize your investment. Prioritize your investment. तो देखिए, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे, आप लोग प्रायोरिटाइज करोगे. तो देखो, द लास्ट स्टेप इज टू डिसाइड वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट द कंपनी मनी, कि कहां और कैसे कंपनी के पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. तो वाइल दी मैट्रिक्स मेक इट इजियर बाय इवेल्युएटिंग द बिजनेस यूनिट एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट वन टू इन्वेस्ट इन. तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, मैट्रिक्स आपका इजियर करता है. इजियर क्या करता है, बिजनेस यूनिट को इवेल्युएट करना और फिर आइडेंटिफाई करता है बेस्ट वन टू इन्वेस्ट. तो इट स्टिल डज नॉट आंसर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है. बताइए क्या, इज इट रियली वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू सम बिजनेस यूनिट. तो क्या कुछ बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करना क्या रियली कंपनी के लिए वर्थफुल है. एंड हाउ मच एग्जैक्टली टू इन्वेस्ट इन, एग्जैक्टली हमें इन्वेस्ट कितना करना है. एंड वेयर टू इन्वेस्ट इनटू बिजनेस यूनिट, मोर टू R&D, मार्केटिंग या वैल्यू चेन टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट इनटू बिजनेस यूनिट यानी कि मोर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, वैल्यू चेन टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. ओके फ्रेंड, लेट्स सी. तो डूइंग द G. McKenzie matrix, answering all question takes time. तो G. McKenzie matrix क्या बोलता है कि हर क्वेश्चन टाइम लेता है, एफर्ट एंड मनी, वो भी लगता है, बिल्कुल सही है. बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो टूल्स दैट सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है ना. तो जी मैकेंजी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हर क्वेश्चन में टाइम, एफर्ट और पैसा तो दोस्तों लगता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जी मैकेंजी का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो इनका जो मैट्रिक्स है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बेस्ट टूल माना जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सिग्निफिकेंटली रेट करता है. देखिए, एडवांटेज. तो एडवांटेज दोस्तों क्या क्या होगी, क्या क्या एडवांटेज होने वाली है, बताइए क्या क्या एडवांटेज आप लोग देख पा रहे हो, बोलो. देखो जी मैकेंजी में तो देखो, हेल्प टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न. तो जी मैकेंजी का जो मैट्रिक्स है ना, वो आपको लिमिटेड रिसोर्स को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेगा, और जब आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे तो बेस्ट रिटर्न तो आएगा ही. और सेम यही चीज तो है दोस्तों, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल है और एग्जाम आपके सिर पे मंडरा रहा है, अपने टाइम के लिमिटेड जो टाइम है आपको इसको प्रायोरिटाइज कर लो. और ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम प्रायोरिटी आपके एजुकेशन की तरफ जाता है. अब अगर अब यही प्रायोरिटी आप अदर थिंग में दोगे तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू क्लियर द एग्जाम, डिसाइड इट. तो नेक्स्ट देखो, मैनेजर बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ देयर प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट परफॉर्म. तो यहाँ पे मैनेजर जो होगा वो अवेयर हो जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट परफॉर्म करेगा. एंड इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन दी BCG मैट्रिक्स. और ये जो होता है ये मोर सोफिस्टिकेटेड, काफी हेल्पफुल टूल होता है BCG के कंपैरिजन में. एंड आइडेंटिफाई दी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स द कंपनी नीड टू मेक टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियो. और ये क्या करेगा,
स्ट्रेटेजिक स्टेप को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे कंपनी को जरूरत है अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। ठीक है, देखो डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर ए कंसल्टेंट और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन टू डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, क्या बोलता है? इसके लिए कंसल्टेंट या हाईली एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए। काफी कॉस्टली होता है, बिल्कुल कॉस्टली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। जहां पे टाइम ज़्यादा लगेगा ना वहां तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाता है। इट डज नो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दी सिनर्जी दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर बिजनेस यूनिट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो एक से दो प्रोडक्ट के बीच में जो सिनर्जी जो होता है ना, उस सिनर्जी को ये इफेक्ट में नहीं लेता है। ठीक है, अब आता है आपका स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। ये कुछ ऑल्टरनेटिव बताए गए हैं। इन सब जो ऊपर हमने जो पढ़ा था ना, पीसीजी मैट्रिक्स पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म एनालिसिस पढ़ लिया, एडीएल हमने पढ़ लिया, तो इनके अलावा जी मैकेंजी का हमने पढ़ा, तो इनके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव और भी हैं। ठीक है, अब ये एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, देखिए देयर आर मेनी स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द मोस्ट फेमस वन आर ग्लूवेकेन जॉर्ज जेनरिक स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव। तो सबसे बेस्ट क्या है? ग्लूवेकेन जॉर्ज स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव एंड पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी एज डिस्कस्ड हेयर अंडर। ठीक है, ये दो स्ट्रेटेजी आप लोग और पढ़ोगे, पढ़ते चलो। ग्लूवेक जॉर्ज ऑल्टरनेटिव, देखिए ध्यान से। तो while developing जेनरिक स्ट्रेटेजी टेक्सोनोमी, जेनरिक स्ट्रेटेजी टेक्सोनोमी डेवलप करते समय द वर्क ऑफ ग्लूवेक एंड जॉर्ज इज वाइडली रेफर टू। ठीक है ना, द ऑथर डेवलप अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन, retention and stability aspects across the product market and function. So using this matrix, hit at all and pairs at all, postulate that there exist four grand strategic alternative। और वो चार क्या है? स्टेबिलिटी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल एक्विजिटिव ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। ये एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर दोस्तों जानते हो आपके स्ट्रेटेजी के पूरे स्ट्रेटेजी चैप्टर का सबसे लंबा चैप्टर है। टाइम भी लग रहा है, आप देख ही रहे हो। ऑलरेडी हम लोग कल 1.5 घंटे क्लास, उससे पीछे 1 घंटे क्लास, तो ये लगभग हिंदी तो है ही, 4-5 घंटे लगते ही है इसमें, कोई सुनिए, आप लोग साथ साथ पढ़ लो। देखो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। दोस्तों स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए? स्टेबिलिटी का मतलब यही होगा ना, अगर मार्केट में आपका पकड़ मजबूत है तो उसको और मजबूत बना करके देखो। तो द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ करंट बिजनेस डेफिनेशन बाय सेफगार्डिंग द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। है ना, तो आप क्या करोगे? अपने करंट बिजनेस डेफिनेशन को मेंटेन करोगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ है उसको भी आप लोगों को क्या करना है दोस्तों बताइए? सेफगार्ड करते हुए चलना है। ठीक है, तो इट कंटिन्यू टू परसू इट वेल एस्टेब्लिश एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव and goal and optimizes the resource committed to attain such goal। उसको क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है सोर्स को कमिटेड टू अटेन सच गोल। देखिए इट में ऑल्सो चेंज द पेस ऑफ एफर्ट विद इन इट स्टेबल बिजनेस डेफिनेशन और टू बिकम मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखो ये डायमेंशन है, डायमेंशन हम देखो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेड वेयर इन फ्यू फंक्शनल चेंजेस आर मेड इन द प्रोडक्ट या मार्केट। कहाँ इंप्लीमेंट करोगे? जहाँ पे फ्यू फंक्शनल चेंजेस क्या होता है?
प्रोडक्ट मार्केट में। ए बिजनेस कंटिन्यू टू सर्व एग्जिस्टिंग कस्टमर इन द सेम और सिमिलर मार्केट सेगमेंट विद सेम पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू कर पाती है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सर्व करने में। इंस्टेड ऑफ डू नथिंग, इंस्टेड ऑफ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, इट इज डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कुछ इंस्टेड ऑफ डू नथिंग, कुछ ना करने के बजाय डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी। तो ये किस पे फोकस करता है? कुछ नया मत करो बल्कि पुराने पे क्या करो, फोकस करो। इट हैज इट शार्प फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ द फंक्शनल परफॉर्मेंस। तो इसका शार्प फोकस किस पे होता है? इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ द फंक्शनल परफॉर्मेंस। एंड इट कंटिन्यू टू परसू सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, द बिजनेस एडजस्ट द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट ही इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन every year and involve keeping track of new development to ensure that strategy continue to make sense. So involve keeping tracking of new development to ensure that strategy continue to make the sense. Okay, this is your लगा दोस्तों पढ़ के। अब देखो आप लोगों के लिए, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना तो शायद मैं इतने टेक्नोलॉजी से शायद रूबरू हो ही नहीं पाता। हम लोग ऑफलाइन मीडियम से ही पढ़ रहे होते। लेकिन देखो आज लॉकडाउन हुआ, लेकिन अब हमें तो अपने क्लास को दोस्तों कंप्लीट करना ही था। इसी से देखो मैंने आप लोगों के लिए कितना रिसर्च मारा, रिसर्च मारते 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 इतने सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया और लगभग मैं इससे रूबरू हो ही गया। हालांकि कुछ प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, लेकिन धीमे धीमे ये सारी चेंज हो जाएंगी। तो यही होता है एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी। कभी भी दोस्तों चैलेंजेस जब आए ना, इससे रुको नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी तलाशो, अपॉर्चुनिटी तलाशो। ठीक है, तो देखो बाकी देखते हैं। देखो अभी तो तक तो मेरे को जितना ग्रोथ मिलना चाहिए वैसा ग्रोथ तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने जी जान से लगा रहूंगा और देखते हैं कब तक मेरा किस्मत मुझे धोखा देता है। जगेगा ही जगेगा, जगा के रहूंगा। आगे देखो, नाउ कम्स दी इंटरनल ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, इंटरनली ग्रो करोगे। कुछ देखो जो भी कमियां होंगी उसको इम्प्रूव करो, इंटरनल कंट्रोल को बढ़ाओ। इसमें आप लोग क्या करोगे, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करोगे, ग्रो करोगे। देखो एन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व रीडिफाइनिंग ऑफ बिजनेस डेफिनेशन, सब्सटेंशियली स्केलिंग द level of operation through internal development and not taking help of other corporation or business। ठीक है, तो इंटरनल में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रीडिफाइन करते हैं, लेवल ऑफ ऑपरेशन को सब्सटेंशियली स्केल करके इंटरनल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद implement by redefining the business by adding business scope substantially which increases the effort of current business। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग implement करते हैं by redefining the business by adding, implemented by redefining the business by adding business scope substantially which increases the effort of current business। के बाद promising and famous strategy which may take along relatively less risky untraveled path and include diversification, acquisition and merger। ठीक है, तो ये सब करके हम क्या करते हैं, इंटरनल ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट कम एक्सटर्नल एक्सपेंशन। देखिए ग्लूक एंड जॉर्ज, यार ये की पे कैसे हो जाता देखो एक्सटर्नल एक्सपेंशन
क्लू कैन जस्ट नोट देयर आर नंबर ऑफ टर्म यूज फॉर एक्सटर्नल एक्सपेंशन, बहुत से टर्म एक्सपेंड किए जाते हैं. दिस इंक्लूड एक्विजिशन, मर्जर. तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक्विजिशन करो, मर्जर करो, में क्या होगा, वन बिजनेस लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड कंसोलिडेशन, बोथ बिजनेस लूज देयर आइडेंटिटी. तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, दो बिजनेस को मिला करके हम एक बिजनेस बनाते हैं. एंड न्यू बिजनेस अराइजेस एंड ज्वाइंट वेंचर. ठीक है दोस्तों. रिट्रेचमेंट. तो रिट्रेचमेंट के अंदर क्या होगा, तो रिट्रेचमेंट में दोस्तों देखो क्या होगा, मेनली यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय को आप लोग हटाओगे कुछ समय के लिए, कुछ प्रोडक्ट को भी आप लोग बाहर करोगे मार्केट से. ठीक है, तो ये सब कामें इसके अंदर ली जाती हैं. देखते हैं क्या क्या है. तो देखो, हियर से टोल ऑपरेशनलाइज रिट्रेचमेंट से अलोंग 3 डायमेंशन. कैसे, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बाय स्केलिंग डाउन द लेवल, या तो लेवल को डाउन कर दो या प्रोडक्ट मार्केट शेयर को कम कर दो. कट बैक इन कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर दो. एंड रिडक्शन ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन थ्रू दी डायमेंशन ऑफ सम यूनिट और बिजनेस, डायमेंशन ऑफ सम यूनिट और डिवीजन. ठीक है. देन कम्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस बाय डाइवर्सिंग ए मेजर प्रोडक्ट लाइन या मार्केट. यहाँ पे क्या करोगे, बिजनेस को रिडिफाइन करोगे डाइवेस्ट करके. नॉट ऑलवेज बैड प्रोपोजिशन एज इट सेव ऑर्गेनाइजेशन विटल इंटरेस्ट, मिनिमाइज सर्टेन एडवर्स इफेक्ट, रीग्रुप रिसोर्स बिफोर लॉन्चिंग राइज ऑन ग्रोथ लेदर. देन फॉर टेम्पररी सेटबैक, टेम्पररी सेटबैक के लिए कट ऑन इट्स कैपिटल, कैपिटल में कमी कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम कर दो, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिंग पार्क एम्प्लॉय वेलफेयर सब्सिडी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब में कमी कर दो. इन सेकेंड स्टेज कट ऑन इन्वेंट्री लेवल, मैन पावर डिविडेंड इंटरेस्ट और डिपॉजिट, तो इन्वेंट्री लेवल भी कम कर दो. इन थर्ड स्टेज विड्रो, विड्रो क्या विड्रो करोगे बताओ, विड्रो करोगे आप लोग मार्जिनल मार्केट, मार्जिनल मार्केट प्रोडक्ट साइजेस. फोर्थ स्टेज में गो फॉर सम ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्ट डिवीजन, रिटायरमेंट इधर फ्रॉम प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्टेज एंड में ऑफर इट सेल्फ फॉर टेक ओवर. और यही टेक ओवर के लिए क्या करेगा, आपको ऑफर करेगा. ठीक है. एट लास्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में सीक फॉर लिक्विडेशन विच मीन्स कॉर्पोरेशन डेथ. यहाँ पे डेथ हो जाती है. ठीक है, आगे देखिए. कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, द अबव डिस्कस स्ट्रेटेजी आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं थे, बट कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन टू सूट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो वो केवल अकेला नहीं था, बल्कि उसको कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब के साथ में एक आध स्ट्रेटेजी आपको और लगानी पड़ेगी. ठीक है. अब आता है आपका पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी. ये तो सिंपल है, तो आप लोग खुद से भी रीड कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ऊपर से ओवरव्यू जरूर दे दूंगा. ठीक है. देखिए, तो पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी in 1985 in his book Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, Michael Porter pronounced the 3 generic strategy, namely क्या दोस्तों, cost leadership and differentiation. ठीक है, and focus. तो cost leadership में क्या, नो फ्रिल, डिफरेंशिएशन में क्रिएटिंग यूनिकली डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फोकस में ऑफरिंग स्पेशलाइज सर्विस इन नीश मार्केट. देयर आफ्टर he then subdivided the focus strategy into 2 parts, cost focus and differentiation. देखिए, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. कॉस्ट लीडरशिप में क्या, कॉस्ट को कम करो नए नए तरीके अपना करके. देखो, दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो नोन द फर्म winning market share by appealing to cost conscious or price sensitive customer. ठीक है. तो दिस इज अचीव्ड हैविंग द लोवेस्ट प्राइस इन टारगेट मार्केट सेगमेंट. या तो प्राइस को लो कर दो या फिर लोवेस्ट क्या कर दो, प्राइस टू वैल्यू रेशियो
प्राइस कंपेयर टू व्हाट कस्टमर रिसीव, या सेल प्राइस को कम कर दो। तो टू सक्सीड एट ऑफरिंग द लोवेस्ट प्राइस while still achieving profitability and high return on investment, the firm must be able to operate at a lower cost than its rival. So there are three main way to achieve this. क्या? The first approach, achieving higher asset utilization. जब asset utilize ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। सेकेंड डायमेंशन इज अचीविंग ए लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। एंड थर्ड डायमेंशन इज कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप, ग्रांट्स, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन टू श्योर लो कॉस्ट। ठीक है दोस्त, हाउ कम्स डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन में दोस्तों क्या होगा, अलग अलग मार्केट तलाशना। देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट वेयर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कहाँ लगाओगे, जहाँ पे कस्टमर सेगमेंट प्राइस सेंसिटिव है ही नहीं, कुछ के लिए हाई रेट पे, कुछ के लिए कम रेट पे। द मार्केट इज कम्पिटिटिव और सेटुरेटेड, ठीक है। कस्टमर हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स विच आर पॉसिबली अंडर सर्व्ड एंड द फर्म हैज यूनिक रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी विच एनेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स इन वे डेट आर डिफिकल्ट टू कॉपी। तो ये उनको फुलफिल कर देती है और इसको कॉपी करना भी मुश्किल हो पाता है कंपटीटर के लिए। तो डिफरेंशिएशन इज डीम्ड टू बी सक्सेसफुल व्हेन ए कंपनी इज एबल टू फेच ए प्रीमियम प्राइस फॉर इट प्रोडक्ट। तो डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल हो पाता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस फेच करती है। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल सर्विस हैज इंक्रीज रेवेन्यू पर यूनिट और इज एबल टू रिटेन रॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर, okay? However, for ensuring success of its differentiation strategy, a company must undertake high quality research, development and innovation, be able to deliver premium product services, rigorous branding the marketing about differentiation offering, and need to stay agile with their new product development process। agile रहो, तब consciousness बरकरार रखो। देन कम्स द फोकस स्ट्रेटेजी, ये आपका लास्ट है। तो फोकस स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज नीश स्ट्रेटेजी, नीश मतलब कोर कॉम्पिटेंसी एरिया। तो दिस इज सो बिकॉज कंपनी अडोप्टिंग फोकस स्ट्रेटेजी फोकस ऑन दिस मार्केट एंड बाय गेट होल्ड ऑफ द डायनेमिक ऑफ सच दिस मार्केट एंड यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कस्टमर, और कस्टमर की दोस्तों यूनिक रिक्वायरमेंट। तो बेस्ड ऑन सच अंडरस्टैंडिंग दे डेवलप एक्सक्लूसिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट पार्टिकुलरली फॉर सच निश मार्केट, निश मार्केट के लिए, ठीक है। ड्यू टू दिस अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी इज डेवलप्ड विद इट्स कस्टमर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंपटीटर टू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी अपनी ब्रांड लॉयल्टी को स्ट्रॉन्ग तरीके डेवलप कर पाती है, जिससे कि कंपटीटर आसानी से एंटर कर ही नहीं पाते हैं। और अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर का, और वो है आपका एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगा खुद से पढ़ने के लिए, खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है। आसान चीज़ है, ओवरव्यू दूंगा आपको, है ना। देखो द टर्म एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रिवेल करती है। तो देखो टर्म एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर हैविंग ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन इवेंट रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है दोस्तों। एंड बिजनेस हेल्प अ कंट्री टू एकम्प्लिश
इकोनॉमिक ग्रोथ, और बिजनेस यहाँ पे आपका हेल्प करती है कंट्री को एकम्प्लिश इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ को दोस्तों क्या करने में, एकम्प्लिश करने में, ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मेक अवेलेबल वेरियस टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। मेक अवेलेबल वेरियस टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो a business organization does not exist in vacuum but has to make into account external and internal environment. बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर एनी फर्म और पोस्ट थ्रेट टू द फर्म, या तो ये अपॉर्चुनिटी देगा या फिर थ्रेट देगा एनवायरनमेंट आपका। तो ए बिजनेस फर्म इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर विच आर फोर्स इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनी के इंटरनल मैटर होता है। While the policy maker and manager on the top are concerned with the external environment, जबकि पॉलिसी मेकर और मैनेजर जो होंगे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे। द मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर मोर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट पे आपके मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट आपके फोकस करेंगे। देखो डेफिनेशन केथ डेविस के अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट व्हाइल अनाउंसिंग द बजट में मेक द कस्टमर रिड्यूस देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेस अर्लियर फ्रॉम द कंपनी। नाउ कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी। ठीक है, एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी का मेन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसमें देखिए आप लोग, देखो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, आपको हेल्प मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान टू डील विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, टू फोरकास्ट क्या, consequence of socio-economic changes at the national and global level, ठीक है। an analysis of competitor strategy and formulation of effectual countermeasure to keep the business dynamic and up to date, और बिजनेस को डायनेमिक और अप टू डेट रखना, ये काम है आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी का। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बात करेंगे बिजनेस का, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस के बाउंड्री से आउटसाइड की बात होती है। इसमें आपके शेयर होल्डर आते हैं, लीगल आते हैं, कंपटीटर आते हैं, कस्टमर सोसाइटी, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी वगैरह आते हैं। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट कैन फर्दर डिवाइडेड इन माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। So different player in the micro environment normally do not affect all from a particular industry equally, तो सबको नहीं इफेक्ट कर पाते। However, sometimes the micro environment of various business may remain more or less same। तो यहाँ पे एक्सटर्नल को भी दो भागों में बांटा है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि सबको इम्पेक्ट करेगा, एक मैक्रो। देखो दोस्तों, एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट, सबसे पहला क्या है, सप्लायर। तो देखो, दिस सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस क्या, फिनांस, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर एंड अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड पेव द वे फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो फर्म क्या करेगा, फर्म अपडेट रखेगा पॉलिसी ऑफ सप्लायर को एज राइज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट टू इन्फ्लुएंस देयर सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर राइज हुआ ना उनके इनपुट की कॉस्ट में, इससे आपका सेल्स वॉल्यूम इंपैक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होगी। एंड स्कार्सिटी ऑफ इनपुट ऑल्सो बेरिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल, और स्कार्सिटी ऑफ इनपुट भी आपको इंपैक्ट करता है। कस्टमर, द पीपल हु बाई एंड यूज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ बिजनेस एंड आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल माइक्रो। तो बिजनेस में है डाइवर्स कस्टमर सच एज हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर ऑन इस पोर्टफोलियो,
इट इज नेसेसरी टू कीप कस्टमर सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर कस्टमर क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना। नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग इंटरमीडियरी। मार्केटिंग इंटरमीडियरी in the firm external macro environment, marketing intermediary play an essential role of selling and distributing its product to the final customer। ठीक है, तो मार्केटिंग इंटरमीडियरी को भी तो फोकस करना पड़ेगा। तो दे आर दी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट फर्म, सर्विस एजेंसी, मीडिया फर्म, फाइनेंस इंटरमीडियरी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, etc, एंड डेट असिस्ट इन प्रोडक्शन, marketing and insurance of good against loss, theft, fire, etc. So business has to maintain healthy relationship with them to carry the activity smooth. Then comes the competitor. तो देखो different firm industry and competitor compete with each other for sale of their product। ठीक है, तो they constantly watch competitor policy and adjust their policy to gain customer confidence। ठीक है, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक आर इंपॉर्टेंट फोर्स इन एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, पब्लिक इज अ ग्रुप डेट हैज एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। पब्लिक अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर इज एनी ग्रुप डेट हैज एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन द कंपनी एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या सिंपल लैंग्वेज है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है दोस्तों, जो आपका इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री की जो इकोनॉमी है वो अभी जैसे इंडिया की इकोनॉमी कितनी बुरी हालत है वो देखना है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि फाइनेंशियल में होगा। अकॉर्डिंगली टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, बेसिक इकोनॉमिक फिलोसफी, stages of economic development, trade cycle, national income, per capita income, saving money supply, price level, fiscal and monetary policy and population। ठीक है, तो ये सब बातें आती हैं इकोनॉमिक में। पॉलिटिकल लीगल में आपको पता ही है, जैसे जब नई गवर्नमेंट बनती है तो उनकी कुछ अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो ये भी आपके बिजनेस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड द एक्टिविटी ऑफ 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्या क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड judiciary usually play a useful role in shaping, directing, developing and controlling business unit। ठीक है, तो legal environment is also significant for functioning of the business as various law are enforced to regulate the operation of the business enterprise। Then comes technological environment। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्लाइज सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क एक्टिविटी। इट इंक्लूड इनोवेशन टू, इसमें इनोवेशन भी आती है। टेक्नोलॉजी चेंजिंग फास्ट, बिजनेसमैन शुड कीप ए क्लोज लुक ऑन दिस टेक्नोलॉजी चेंजेस। ठीक है, ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अब आजकल पता है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है ना, तो हमें फोकस बना करके रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट बॉर्डर लेस वर्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बाकी आप लोग रीड कर लेना। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो देखियो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल वैल्यू, समाज के लिए भी तो कुछ होगा ना, कंसर्न फॉर सोशल प्रॉब्लम लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर फॉर एज्ड एंड ओल्ड etc। ठीक है, ये सब बातें। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो डेमोग्राफिक में क्या होता है, डेमोग्राफिक जहां पे आपकी बिजनेस का आपका पहुंच होता है। तो देखो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड जेंडर रेशियो, साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, द टेक्नोलॉजी स्किल एंड एजुकेशन लेवल, लैंग्वेज स्किल ऑफ लेबर फोर्स। ऑल दिस डेमोग्राफिक हैव एन important bearing on function of the firm।
ठीक है। देन कम्स नेचर एनवायरनमेंट। नेचर environment is ultimate source of many inputs such as raw material and energy which furnish their productivity activity. For example के तौर पे steel producing industry are set up near the coal mine to save cost. तो स्टील बनाओगे तो कोल माइन के निकट लगाओ ताकि ट्रांसपोर्टेशन आपकी आसानी रहे। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, though national resources such as air, water and solar energy can be replenish, yet business organizations are polluting these resources by dumping chemical industrial waste in water and affecting the ozone layer. ठीक है ना। तो environment damage to water, earth and air caused by industrial activity of mankind is harmful for future generation. ये फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा दोस्तों, हार्मफुल होगा। तो ये इस बातों को भी हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा ताकि पोल्यूशन कम से कम फैले। ठीक है। फिर देखो दोस्तों, अब आता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर है। ठीक है। तो देखो, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन इज स्ट्रेंथ एंड अडेप्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आपका जो बिजनेस का जो सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके स्ट्रेंथ के ऊपर और आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कितना बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाते हो, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा। द इंटरनल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल स्ट्रेंथ जो होगा वो आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, अब इसमें कुछ वेरियस फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम, तो दोस्तों वैल्यू तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका मिशन ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव हो नहीं पाएगा। तो देखो, द वैल्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ethical belief that guide the organization in achieving its mission and objective। तो वैल्यू क्या होगा आपका, इथिकल बिलीफ होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, अचीव करने के लिए। द वैल्यू सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिटरमाइन इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो जो वैल्यू सिस्टम होगा ना आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि आपका एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी को कितना इसका फायदा पहुंच पा रहा है। तो वैल्यू सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इट्स सक्सेस एंड इट्स प्रेस्टीज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। फॉर इंस्टांस, द वैल्यू सिस्टम ऑफ JRD टाटा, द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, वाज इट सेल्फ इम्पोज्ड moral obligation to adopt morally just and fair business policy and practice which promote the interest of consumer, employee, shareholder and society at large। इसमें क्या होता है, Infosys टेक्नोलॉजी which won the first national corporate governance award in 1999 attributes its success to value system which guide its corporate culture। ठीक है। देन कम्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये हमने इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, मिशन ऑब्जेक्टिव। देखिए, द बिजनेस डोमेन ऑफ द कंपनी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, बिजनेस फिलोसफी, बिजनेस पॉलिसी TC आर गाइडेड बाय द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी से गाइड की जाएंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल फर्म इज अज्यूम्ड टू बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल फर्म क्या माना जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। देखिए, मिशन इज डिफाइंड एज दी ओवरऑल पर्पज और रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस which guides and influences business decision and economic activity and the mission, vision and value reliance are एच under। तो देखो, ये रिलायंस के कुछ मिशन एंड वैल्यू दी गई है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जो मिशन होता है ना, मिशन क्या बोलता है, देखिए अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा कि किस तरीके से फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। जबकि दूसरी ओर जो मिशन है ना, मिशन ये बताएगा कि वाकई में आपकी फर्म एग्जिस्ट कर क्यों रही है,
ठीक है, तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल है, कि आप लोग अपने एंड पे पढ़ लेना। ये रिलायंस की दी गई, चलो चलो मैं दिखाई देता हूँ, 2 मिनट तो लगेगा। देखो, टू प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू एडिंग एडवाइस विद इन इन्वेस्टर रिलेशन, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, इश्यू मैनेजमेंट एंड CSR रिपोर्टिंग। ठीक है, तो टू बी इंडिपेंडेंट स्पेयरिंग पार्टनर, देखो टू बेस्ट एंड मोर, ये हो गया टू बी इंडिपेंडेंट स्पेयरिंग पार्टनर एंड टू प्रोवाइड एक्सलेंट एडवाइस फॉर क्लाइंट इन कनेक्शन विद द IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ECM, merger acquisition transaction, corporate governance related issue. Okay, so Reliance activity shall be of benefit for both our client, collaborative partner, employee and shareholder. तो सबके लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा। अब अगर रिलायंस की विजन की अगर आप बात करोगे, विजन क्या है, टू बी आर क्लाइंट फर्स्ट कॉल, कि क्लाइंट को फोकस करना ही पहला विजन है। मेन फोकस शुड बी ऑन दी क्लाइंट, यही है रिलायंस। एंड प्रेफर्ड कोलेबोरेशन पार्टनर, एम्प्लॉई एंड शेयर होल्डर। ठीक है, कोलेबोरेशन पार्टनर विद इन आवर बिजनेस एरिया टू कंसिस्टेंटली एक्सीड आवर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोफेशनल एंड वैल्यू एडिंग एडवाइज, आर ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे वैल्यू की, अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, रिलायंस इज गवर्न्ड बाय फंडामेंटल वैल्यू। क्या सबसे पहला क्या है, क्वालिटी। तो वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब बेस्ट क्वालिटी हमेशा प्रोवाइड करेंगे। इनोवेशन, हमेशा इनोवेटिव रहेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को तलाशेंगे। ये दोस्तों, कॉर्पोरेट कल्चर, 1 मिनट पहले, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट etc आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग business decision and efficient working of business organization required that the organization structure should be conducive for quick decision making, the board of director is the highest decision making body in a business organization. ठीक है जी, now comes the corporate culture. Corporate culture, so corporate culture and style of functioning of top manager is important factor for determining the internal environment of a company. Quality of human resource, देखो, quality of employee, that is of human resource of a firm is an important factor of internal environment of a firm. Labor union collectively bargain with the manager for better wages and better working condition for the worker. Then comes physical resources and technological capability. देखिए, physical resources such as plant and equipment and technological capability of a firm determine its competitive strength, which is an important factor for determining its efficiency and unit cost of production. Research and development capability of a company determine its ability to introduce innovation which enhance productivity of the worker. Okay, now this is finished. ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से अपने बुक को एक बार, स्टडी मटेरियल याद रखिएगा, किसी भी राइटर की बुक को देखना भी मत, देखना भी सबसे बड़ा पाप है, पहले मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि जितने है ना ये मार्केट में ये टीचर लोग जो होते हैं, ये आप लोगों को गुमराह करेंगे।
ये जो नोट्स आप लोग इस लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो ना ये स्क्रीन पे, ये जो नोट्स है ये प्योर आपके स्टडी मटेरियल बेस्ड है। यहां से मैंने कुछ भी हटाया नहीं है, ये फुल कवरेज है। बस क्या है ना कि जो इरिलेवेंट जो मैटर है ना हेडिंग के अंदर से, वो इरिलेवेंट मैटर को मैंने बस यहां से रिमूव किया है। ठीक है, ये फुल कवरेज है आपके स्टडी मटेरियल का, आप लोग बस इससे फोकस है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं।